सूरज धीरे धीरे समंदर की सतह पर उतर रहा था। आसमान पर सिंदूरी रंगों का फैलाव हो रहा था, मगर समंदर खामोश था, जैसे उसकी लहरें किसी राज को सीने में दबाए बैठी हों। नाव पर बैठा एक नौजवान लड़का अपनी हथेलियों में खुरदरे जाल को मरोड़ रहा था। वो लड़का कोई और नहीं, बल्कि उस गांव का सबसे गरीब मगर सबसे बहादुर नौजवान था, आरिफ। आरिफ की आंखों में थकान नहीं थी। हाँ, एक इंतजार जरूर था, एक उम्मीद कि शायद आज जाल में इतनी मछलियां आईं कि वो अपने बीमार बाप सलीम के लिए दवा ला सके। महीनों हो चुके थे जब घर में ठीक से खाना पका हो। उसकी झोंपड़ी की छत टपकती थी, मगर उसका हौसला नहीं। आज कुछ अच्छा होगा, उसने खुद से कहा, और जाल को समंदर में फेंक दिया। चंद लम्हे गुजरे होंगे कि जाल कुछ ज्यादा भारी लगने लगा। वो घबरा गया, इतनी मछलियां, या कोई पत्थर फंस गया। मगर जब उसने जाल को खींचा तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जाल में एक भारी लोहे से जड़ा संदूक था, धूल और शैवाल से लिपटा हुआ। यह क्या चीज है? उसने बड़बड़ाते हुए नाव में खींच लिया। आरिफ ने चाकू से ताले की जंजीरें काटी और जैसे ही ढक्कन खोला, उसकी सांसें थम गईं। एक लड़की, एक बेहोश लड़की। वो गोरी, कमजोर और बेहद हसीन थी। उसकी नब्ज चल रही थी, मगर बदन ठंडा था। आरिफ के होंठ सूख गए। उसने जिंदगी में ऐसी सूरत पहले कभी नहीं देखी थी। या अल्लाह, ये कौन है? और इस बक्से में? आरिफ ने ज्यादा सोचे बिना अपनी चादर उतारी, लड़की को ढंका और नाव वापस किनारे की ओर मोड़ दी। गांव की पगडंडी पर जब वो लड़की को गोद में लिए आया तो लोग हैरान थे, मगर आरिफ ने किसी को कुछ नहीं बताया। अब्बा, ये लड़की जिंदा है, लेकिन बेहोश। बुजुर्ग सलीम ने थरथराती आंखों से उसे देखा और बुदबुदाया, किस्मत अपने रंग दिखा रही है बेटे। उस रात आरिफ ने लड़की को अपने बिस्तर पर लिटाया, उसकी पेशानी पर पानी की पट्टियां रखीं और धीमे धीमे सांसें लेते हुए उसे देखता रहा। उसे नहीं पता था कि ये वही रात थी जब उसकी तन्हा जिंदगी में मोहब्बत की पहली दस्तक हो रही थी। क्या शहजादी को होश आएगा? क्या वो अपनी पहचान बताएगी? झोंपड़ी के भीतर धीमी लौ जल रही थी। बाहर समंदर की लहरें थकी हारी किनारों से टकरा रही थीं, और भीतर आरिफ की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह उस बेहोश लड़की के पास बैठा रहा। हर थोड़ी देर में उसका माथा टटोलता, कभी पानी की पट्टी बदलता, कभी उसके चेहरे को देखता और सोचता, आखिर तू है कौन? उसने सोचा था, बस मछली पकड़ूंगा, लौटूंगा और अब्बा को दवा दूंगा। मगर आज तो जैसे उसकी किस्मत ही करवट बदल बैठी थी। वह लड़की, वो मासूम चेहरा, जैसे सदियों की थकान अपने गालों में समेटे हुए था। सुबह हुई, मुर्गे ने बांग दी। सूरज की पहली किरण झोंपड़ी की फटी खिड़की से आकर लड़की के चेहरे पर पड़ी, और अचानक उसकी पलकों में हरकत हुई। आरिफ, जो बर्तन धो रहा था, फौरन पलटा। उसकी आंखें लड़की की आंखों से मिली और एक पल को जैसे वक़्त रुक गया। लड़की उठने लगी, मगर बदन इतना थका हुआ था कि वो फिर लेट गई। वो चारों तरफ देखने लगी। दीवारों पर लटकती पुरानी टोकनियां, एक कोने में मछलियों की टोकरी, और सामने एक अजनबी नौजवान। तुम कौन हो? उसकी आवाज बर्फ सी धीमी थी। आरिफ पास आया और बहुत नरमी से बोला, मैं आरिफ हूं, मछुआरे का बेटा। तुम मेरे जाल में नहीं, एक संदूक में मिली थी। बेहोश। लड़की की आंखें फैल गईं। संदूक? हाँ, लोहे का था, बंद था। जब खोला तो तुम थीं, अकेली, सांसें चल रही थीं, तो मैं ले आया। एक गहरी खामोशी छा गई। फिर लड़की ने आंखें झुका लीं और धीरे से कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। तुम कौन हो? आरिफ ने धीरे से पूछा। लड़की के चेहरे पर एक गहरा साया आ गया। कुछ लम्हों तक वो चुप रही, फिर बोली, मुझे याद नहीं, कुछ भी नहीं। कहां से आई, कौन हूं, सब धुंधला है। ये झूठ था। असल में वो हर बात याद थी। अपने कमरे की वो आखिरी रात, नसीर की वो आंखें, झरगाम की साजिश, और वो दर्दनाक घड़ी जब उसे बेहोश करके बक्से में बंद कर दिया गया था। मगर कैसे यकीन करती उस लड़के पर? क्या वो भी वैसे ही हो सकता था? क्या गरीबी इंसान को नेक बना देती है? वो सिर्फ बोली, मुझे सलीमा कह लो। आरिफ मुस्कुराया। ठीक है सलीमा, जब तक याद ना आए तुम यही नाम रखो।
यहाँ महफूज हो। मैं और मेरे अब्बा तुम्हारी देखभाल करेंगे। अब्बा? हाँ, सलीम नाम है उनका। बीमार रहते हैं, लेकिन दुआओं में बड़े अमीर हैं। सलीमा, या यूं कहो शहजादी मेहरुनिसा, पहली बार मुस्कुराई। उस दिन आरिफ ने उसके लिए दलिया पकाया, अब्बा ने उसे दुआ दी, और धीरे धीरे झोंपड़ी में एक अजनबी लड़की की मौजूदगी अब एक रूह की तरह महसूस होने लगी, नाजुक मगर भारी। आरिफ बाहर निकलता तो उसका दिल उसी झोंपड़ी में अटका रहता, और मेहरुनिसा पहली बार किसी अजनबी के घर में इज्जत और सुकून महसूस कर रही थी। मगर वो जानती थी ये सुकून हमेशा का नहीं, क्योंकि अतीत की साजिशें अब भी जिंदा थीं, और एक दिन उसकी पहचान उसकी चुप्पी को चीर देगी। जब रात के वक़्त झोंपड़ी में बुझती लौ की छाया दीवारों पर थरथराती थी, तब मेहरुनिसा, जिसे अब सब सलीमा कहते थे, खामोश लेटी रहती, मगर उसकी आंखें सोती न थीं। वे आंखें जो अब भी महल की सोने जड़ी दीवारों, झिलमिल झूमरों और संगमरमर के गलियारों को याद करती थीं। वो एक शहजादी थी, सल्तनत ए नूरजहां की इकलौती वारिस शहजादी मेहरुनिसा, जिसकी तालीम और तरबियत, जिसकी चाल ढाल और जिसकी सोच में राजसी बाना था। मगर अब वो किसी फटी चादर के नीचे एक मछुआरे की झोंपड़ी में सो रही थी, और उस रात जब सब सोए थे, उसका अतीत उसकी आंखों में एक काला सपना बनकर उतर आया। उस रात शाही दरीचों पर ठंडी हवा दस्तक दे रही थी। मेहरुनिसा अपनी किताबों और ख्यालों में मग्न थी, जब उसके पास खास लौंडी झरिना आई और बोली, शहजादी, वजीर आला जरगाम और उनका बेटा नसीर बारगाह में तशरीफ लाए हैं, और उन्होंने खास तौर पर आपसे मिलने की गुजारिश की है। मेहरुनिसा चौंकी। नसीर? उसे वह लड़का कभी नहीं भाया। आंखों में खुदगर्जी, बातों में झर और चाल में अकड़। फिर भी दरबार का दस्तूर था, उसे जाना पड़ा। वो जैसे ही दरबार पहुंची, नसीर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो किसी को चैन न लेने दे। उसने कहा, शहजादी, मैंने बादशाह सलामत से आपके हाथ का रिश्ता मांगा है, और वो रजामंद है। मेहरुनिसा की रगें ठंडी पड़ गईं। रिश्ता? मेरा? तुमसे? हरगिज नहीं। वो उठी और दरबार से निकल गई। अगले दिन बादशाह सलामत को दिल का दौरा पड़ा, और झरगाम ने दरबार की बागडोर संभाल ली। अब सब कुछ उसके हाथ में था। साजिश की गहराई कुछ ही दिनों में मेहरुनिसा को एहसास हुआ कि उसे नसीर की बीवी बनाने की मंशा अब दरबार की जरूरत बन चुकी है। वजीर ने धीरे धीरे उसकी हर सहेली, हर भरोसेमंद को हटवा दिया। झरिना भी अब संदेहास्पद लगने लगी। एक रात जब वो अपने कमरे में थी, उसके गिलास में बेहोशी की दवा मिलाई गई। बस अब वो हमारी नहीं रही, ये नसीर की आवाज थी, जो धीरे धीरे उसके होश से जाती हुई जिंदगी में गूंज रही थी। वो बेसुध हो गई। उसे अगले पल जब होश आया तो चारों ओर अंधेरा था, दम घुटता माहौल, और उसके नीचे लकड़ी का फर्श। हाथ पांव बांधे नहीं थे, मगर बदन जकड़ा हुआ सा था। तभी कोई आवाज आई, इस बक्से को समंदर में फेंक आओ, नामो निशान मिटा दो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया था कि उसे मारने का हुक्म हो चुका है, और जिस सल्तनत को वो बचपन से अपना घर समझती थी, अब वही उसका कातिल बनने जा रही थी। मौत से मोहब्बत तक वो बक्सा बहता रहा, लहरों के हवाले, अंधेरी रात और तूफानी समंदर के बीच। और फिर अचानक सब काला पड़ गया। आंखें तब खुलीं जब किसी ने उसकी रूह को थाम लिया था। आरिफ। अब झोंपड़ी में लेटी मेहरुनिसा अपनी पलकों पर आंसुओं का बोझ लेकर उठी और खुद से बुदबुदाई, अगर मेरा नाम और हक बचा है तो एक दिन मैं झरगाम और नसीर दोनों से इसका हिसाब लूंगी। मगर क्या वो आरिफ को सब बता पाएगी, या मोहब्बत का ये ताना बाना भी उसकी पहचान की गिरफ्त में उलझ जाएगा? गांव की सुबह बहुत सादा होती थी। मुर्गे की बांग, टोकरियां उठाती औरतें और दूर समंदर से लौटते थके हुए मछुआरे। उसी सादगी में अब एक नया चेहरा शामिल हो गया था, सलीमा। लोग उसे देखकर कहते, कितनी खामोश और शरीफ सी लड़की है। किसी को उसका पिछला हाल पता नहीं था, न ही किसी ने ज्यादा पूछताछ की। गांव के लोग वैसे ही अपने दुखों में इतने डूबे थे कि किसी और की कहानी सुनने की फुर्सत कहां। मगर आरिफ, वो हर रोज उसकी तरफ कुछ ज्यादा ही खिंचता चला जा रहा था। उस सुबह भी जैसे ही वह समंदर से लौटा, सलीमा ने झोंपड़ी के बाहर बैठकर सिलाई का काम शुरू कर रखा था। कोई पुरानी चादर थी
जिसे वो नए कपड़ों में काट सी रही थी। तुम्हें यह काम आता है? आरिफ ने हैरानी से पूछा। सलीमा मुस्कुराई। पहली दफा खुले तौर पर। कम से कम अपने कपड़े तो खुद सी सकती हूं। उसकी ये बात आरिफ के दिल में उतर गई। जैसे कोई शहजादी नहीं, कोई आम लड़की उसके घर में है जो महरूमी से नहीं डरती। अब दोनों के बीच चुपचाप तालमेल बनने लगा था। सलीमा अब्बा सलीम के पांव दबा देती, कभी उनके खाने में नमक जरा ज्यादा हो जाए तो मुस्कुराते हुए माफी मांगती, और कभी आरिफ के लिए एक मिट्टी का प्याला पानी से भरकर छत पर रख देती। आरिफ हैरान था। जो लड़की समंदर से बक्से में निकली थी, अब उसकी झोंपड़ी की जान बन चुकी थी। और सलीमा, वो भी अब खुद को उस डर से आजाद महसूस करने लगी थी। महल की तंग दीवारें, नसीर की घिनौनी निगाहें, झरगाम की चालें, अब वो सिर्फ यादें थीं। अब जो सांसें थीं, वो इस छोटी सी झोंपड़ी के अंदर थीं। एक शाम का रिश्ता। एक शाम जब आसमान हल्की ठंडक में रंगा हुआ था, सलीमा छत पर कपड़े सुखा रही थी। आरिफ नीचे से मछलियों की टोकरी धो रहा था। तभी उसने सलीमा की तरफ देखा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं। क्या सोच रही हो? आरिफ ने पूछा। सलीमा चौंकी, फिर नीचे देखा और बोली, सोच रही हूं, अगर इंसान अपनी यादों को मिटा सकता तो कितना हल्का हो जाता। आरिफ कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, कुछ यादें बोझ होती हैं और कुछ ताकत बन जाती हैं। उसकी ये बात मेहरुनिसा के दिल को छू गई। वो मुस्कुराई, फिर नीचे उतर आई और कहा, चलो, आज मैं खाना बनाऊंगी। तुम थक गए हो। आरिफ ने देखा, उसके होंठों पर मुस्कान थी, मगर आंखों में अब भी कुछ अधूरी बातें जमी थीं। दूरियां जो नजदीकियां बनी वो रात, जब तीनों, आरिफ, सलीमा और सलीम अब्बा, एक साथ बैठे, मिट्टी की हांडी से दाल निकाली और हंसी में चंद लम्हे गुजारे, तो पहली बार आरिफ ने खुद से कहा, शायद ये वही है जिसकी तलाश में मेरी तन्हा जिंदगी थी। मगर उसने अभी कुछ कहा नहीं, बस इतना समझा कि जो रिश्ता बगैर नाम के बनता है वो सबसे सच्चा होता है। गांव में शरद का मौसम आ चुका था। हवाओं में ठंडक घुलने लगी थी और झोंपड़ी की दीवारों पर अब छोटे दिए जलने लगे थे। आरिफ हर रोज मछलियों के साथ एक थकी हंसी भी लाता और सलीमा हर रोज अपनी आंखों में चुपचाप कुछ नया कह जाती। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने लगे थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। कभी आरिफ झोंपड़ी के बाहर लकड़ी काट रहा होता और सलीमा अंदर से उसकी आवाज सुनते हुए आटे को गूंथती। कभी वो पानी भरने कुएं तक जाती और आरिफ उसके लौटने से पहले चुपचाप रास्ते से कांटे हटा देता। ये कोई इजहार नहीं था, ये मोहब्बत का वो बेआवाज संगीत था जो किसी वाद्य से नहीं, दिल की धड़कनों से बजता था। एक रात जब चांद पूरा था और झोंपड़ी की छत से उसकी चांदनी भीतर उतर रही थी, आरिफ बाहर बैठा मछलियों की जालियां ठीक कर रहा था। पास ही मिट्टी के चूल्हे के पास सलीमा बैठी थी, किसी पुराने कपड़े से एक नया तकिया बना रही थी। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर आरिफ बोला, तुम्हें डर नहीं लगता इस अजनबी जगह पर, अजनबी लोगों के बीच? सलीमा ने तकिए में रुई भरते हुए धीमे से कहा, पहले लगता था, मगर अब नहीं। क्यों? आरिफ ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। उसने नजरें नीची कीं और बस इतना कहा, क्योंकि अब इस अजनबी जगह में अपने जैसे लोग मिल गए हैं। आरिफ कुछ कह नहीं पाया। उसकी उंगलियां रुक गईं। दिल जैसे हल्का हो गया, या शायद भारी। बुजुर्ग सलीम अब ये सब देख समझ चुके थे। एक रात उन्होंने आरिफ से कहा, बेटा, ये लड़की सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे दिल में भी उतर गई है ना? आरिफ चुप रहा, फिर कहा, अब्बा, मैं जानता नहीं वो कौन है, क्या है, मगर जो भी है, मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची चीज बन गई है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, फिर किसी दिन उससे ये पूछ लेना कि वो कौन है। अगर जवाब में देर हो तो समझ लेना जवाब बहुत भारी है। अगली सुबह आरिफ समंदर से लौटते वक्त एक छोटा सा चांदी का पायल लेकर आया। बाजार से नहीं, समंदर से निकला हुआ। जब उसने सलीमा को दिया, वो मुस्कुराई, फिर पूछा, ये क्यों लाए? आरिफ ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, पता नहीं क्यों, बस लगा तुम्हें देना चाहिए। वो पायल उसके हाथ में थमा और उसकी उंगलियां छू गईं। पहली बार वो छुअन एक इजहार थी,
और उसी पल आरिफ का दिल कांपते हुए पूछ बैठा, सलीमा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम सच में कौन हो? सलीमा की मुस्कान पल भर में बुझ गई। उसने एक लंबी सांस ली, पायल को हाथ में लिया और बस इतना कहा, मैं अभी सिर्फ वही हूं जो तुम्हारे घर में हूं। सलीमा, और चल पड़ी भीतर, जैसे उस जवाब के साथ एक दीवार फिर खड़ी हो गई हो। आरिफ दरवाजे के पास खड़ा रह गया। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, सिर्फ वो धड़कनें थीं जो हर दिन और गहरी होती जा रही थीं। उसे अब भी नहीं मालूम था कि जिस मोहब्बत को वो पाल रहा है वो किसी सल्तनत के मुकुट से उतर कर आई है। गांव में सब कुछ वैसा ही चल रहा था, जैसे कुछ नहीं बदला, मगर वक्त जो दिखता है वैसा होता नहीं। सलीमा अब झोंपड़ी की नहीं, आरिफ के ख्वाबों की रानी बन चुकी थी, और आरिफ के चेहरे पर अब एक नया सुकून था जो सिर्फ मोहब्बत दे सकती है। मगर उस सुकून में एक बेचैनी भी छुपी थी, सलीमा का अतीत, जिसकी परछाई अब लंबी होने लगी थी। गांव में अजनबी साए उस सुबह गांव के चौराहे पर दो घोड़े आकर रुके। उन पर बैठे थे दो अजनबी, लंबे ऊंचे लिबास पहने हुए, आंखों में तलाशी की चमक और चाल में दरबारी अकड़। एक बूढ़ा मछुआरा पूछ बैठा, किसकी तलाश है हुजूर? एक ने नकाब उठाकर जवाब दिया, हम सुल्तान झरगाम के सिपाही हैं। एक लड़की की तलाश है, खोई हुई शहजादी की। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई कुछ नहीं बोला। आरिफ को इस बात की खबर शाम तक लगी। जब वो घर पहुंचा तो देखा सलीमा चुप बैठी है, हाथ में वो पायल जो उसने दिया था, मगर चेहरा जर्द। तुम ठीक हो? उसने पूछा। सलीमा ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ इशारा किया। कोई आया था, पूछ रहा था किसी गुमशुदा लड़की के बारे में। आरिफ समझ गया, कुछ तो है जिसे वो नहीं जानता, मगर जो अब उसके दरवाजे पर आ खड़ा है। उस रात पहली बार मेहरुनिसा को डर ने घेर लिया। वो छत पर लेटी थी, आसमान की तरफ देखती हुई। इतने दिनों में पहली बार उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक नई जिंदगी के लिए होती है। अब वहां वो पुराना डर था, नसीर की आवाज, झरगाम की आंखें और वो बक्सा जिसमें उसे कैद किया गया था। वो फुसफुसाई, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? उसे खुद से ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं आरिफ को भी इस आग में घसीट न लिया जाए। अगली सुबह सलीमा पानी भरने गई तो रास्ते में वही अजनबी सिपाही मिले। उन्होंने नजरें गड़ाकर देखा और पूछा, तुम यहां की हो? उसने सिर ढक लिया और जवाब दिया, हां, मैं यहीं रहती हूं। मेरे शौहर मछुआरे हैं। उनकी निगाहें कुछ पल उस पर ठहर गईं, फिर वो चले गए। सलीमा कांपती हुई लौटी और आरिफ को सब बता दिया। पहली बार उसके होंठ कांपे। आरिफ, अगर मैं कहूं कि मेरा अतीत बहुत भयानक है तो तुम मुझसे डरोगे? आरिफ ने एक लंबी सांस ली, फिर उसकी तरफ बढ़कर बोला, सलीमा, जो भी है मैं उसे जानना चाहता हूं, मगर उससे भागना नहीं। बस एक बात कहूं। कहो। अगर कोई तुम्हें मुझसे अलग करना चाहे तो पहले उसे मेरे दिल से गुजरना होगा। सलीमा की आंखें भर आईं, उसकी उंगलियां थरथरा गईं। उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। ये न मोहब्बत का इजहार था, न वादा, मगर उससे भी गहरा कुछ, एक खामोश इत्तेफाक कि अब दोनों की तकदीरें कहीं न कहीं एक हो चुकी थीं। झोंपड़ी की दीवारों पर धीमे धीमे शाम की परछाइयां उतर रही थीं। चूल्हे पर दाल खदबदा रही थी। अब्बा सलीम अपनी चटाई पर तस्बीह घुमा रहे थे और आरिफ बाहर चौखट पर बैठा था, एकदम खामोश। वो जानता था सलीमा आज कुछ कहने वाली है। और फिर जैसे ही अंधेरे ने पूरी झोंपड़ी को ढक लिया, वो आई। एक सच्चाई जो सीधी आंखों में देखी गई। उसके चेहरे पर कोई पर्दा नहीं था, न कपड़े का, न झूठ का। उसने चुपचाप आरिफ के सामने बैठते हुए कहा, आरिफ, तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने पूछा था मैं कौन हूं? आरिफ ने सिर हिलाया। आज मैं बताने जा रही हूं, और मैं नहीं जानती कि उसके बाद तुम मुझसे वैसे ही बात करोगे या नहीं, मगर अब ये राज और नहीं छुप सकता। उसकी आवाज थरथरा रही थी। मैं सलीमा नहीं हूं। मेरा असल नाम मेहरुनिसा है। मैं सल्तनत नूरजहां की इकलौती शहजादी हूं। आरिफ की आंखें फैल गईं, जैसे समंदर के किनारे अचानक कोई तूफान आ खड़ा हो। क्या? हां,
और जो कुछ तुम्हें बेतरतीब लग रहा था, संदूक, बेहोशी, डर और मेरे सवालों से बचना, सब उस एक रात की वजह से है जब मुझे मेरे ही महल से हटाने की साजिश रची गई। वो आगे कहती रही, नसीर की जबरदस्ती, वजीर झरगाम की गद्दारी, बेहोश कर संदूक में बंद करना और समंदर में फेंक देना। उसने आरिफ को हर जहर पीकर सुनाया। आरिफ चुप रहा। बहुत देर तक मेहरूनिसा ने उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की, मगर वो कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ कहो आरिफ, उसने धीमे से कहा। आरिफ ने उसकी तरफ देखा और बोला, अगर तुमने मुझे अपना नाम न बताया होता तब भी मैं तुम्हें उसी नजर से देखता, और अब जब तुमने बताया है तो जान लो, अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा इज्जत से देखता हूं। मेहरूनिसा की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज तो मैं उस तख्त से हूं जिसने तुम्हें इतना तन्हा कर दिया कि तुम अपनी असल पहचान छुपाकर एक झोंपड़ी में सुकून ढूंढने लगी। दिल का रिश्ता और इज्जत की गांठ। आरिफ ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, मैं आज भी वही आरिफ हूं, और अगर तुम चाहो तो कल भी तुम्हारे साथ उसी झोंपड़ी में रह सकता हूं। मगर अगर तुम लौटना चाहो अपने हक की सल्तनत में, तो जान लो, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं साथ चलूंगा। मेहरूनिसा फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार जिंदगी में उसे सिर्फ किसी के साथ की जरूरत थी, तख्त की नहीं। उधर सल्तनत ए नूर जहां के एक दरबारी ने झरगाम को खबर दी, हुजूर, समंदर के किनारे एक गांव से संदूक बहता हुआ पाया गया था। अंदर से रेशमी शाही कपड़ों का टुकड़ा मिला है। झरगाम की आंखों में आग भड़क उठी। क्या वो जिंदा है? अगर है तो अब उसकी सांसें गिनती की रह गई हैं। झोंपड़ी की दीवारों ने आज एक शहजादी का नाम सुना था, मेहरूनिसा, और आरिफ ने उसका नाम ऐसे कबूल किया जैसे किसी दरिया ने किसी प्यासे को अपनाया हो। अब सुबह का सूरज कुछ और ही उजाला लेकर निकला। मेहरूनिसा की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक फैसला था, और आरिफ के सीने में अब तन्हाई नहीं, बल्कि एक हिम्मत की आंच थी। उस सुबह मेहरूनिसा झोंपड़ी के पिछवाड़े लगी तुलसी की क्यारी में बैठी थी। बाल खुले थे और चेहरे पर गजब की शांति थी, जैसे तूफान के बाद की खामोशी। आरिफ पास आया और उसके सामने बैठ गया। अगर आज मैं कहूं कि ये जिंदगी, ये झोंपड़ी और ये समंदर सब तुम्हारे नाम कर दूं, क्या तुम यहीं मेरे साथ रहोगी? मेहरूनिसा मुस्कुराई, एक दर्द से भरी मासूमियत के साथ। अगर मैं कहूं कि मेरा नाम, मेरी पहचान और मेरा हक अब भी अधूरा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वहां जहां मेरी सल्तनत थी। आरिफ ने उसका हाथ थामा और बोला, तुम जहां जाओगी मैं वहीं रहूंगा, चाहे वो तख्त हो या तन्हा रास्ता। मगर एक वादा करो, इस दफा तुम अकेले नहीं लड़ोगी। मेहरूनिसा ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। मैं वादा करती हूं। उधर सल्तनत से 2 तेज घोड़े रवाना हो चुके थे। उनमें से एक पर नसीर सवार था, झरगाम का वह शतजदा बेटा, जिसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ जिद और गुरूर था। गांव के पास एक तंग जंगल में उसने डेरा डाला। सिपाही बोले, हुजूर, अगर शहजादी वाकई जिंदा है तो यही इलाका है जहां से इशारा मिला है। नसीर की आंखें जलने लगीं। मैं उसे तलाश करूंगा, चाहे वो किसी झोंपड़ी में क्यों न छिपी हो, और अगर कोई उसके साथ है तो उसकी लाश सबसे पहले गिरेगी। झोंपड़ी में बुजुर्ग सलीम ने आरिफ को पास बुलाया। बेटा, जब वक्त बदलता है तो दीवारों से पहले लोगों की नजरें बदलती हैं। अब सलीमा मेहरूनिसा है और तुझसे मोहब्बत रखने वाला अब एक शहजादी से मोहब्बत करता है। क्या तैयार है तू उस लड़ाई के लिए जो इश्क से कहीं बड़ी होगी? आरिफ ने अपने बूढ़े बाप का हाथ चूमा। अब्बा, मैं उसे बचाऊंगा जैसे खुद को बचाता हूं, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी तकदीर है। अगली सुबह गांव की एक लड़की हाँफती हुई झोंपड़ी आई। आरिफ भैया, 2 अजनबी आदमी गांव के बाहर किसी का पता पूछ रहे हैं, और उन्होंने शाही निशान वाला खंजर भी दिखाया है। आरिफ और मेहरूनिसा की आंखें मिलीं। अब वक्त आ गया था। अब छुपने का नहीं, मुकाबला करने का वक्त था। गांव की हवाओं में अब हलचल थी। लोगों की फुसफुसाहटें, जुगनुओं की झपकती रोशनी और जले दियों की थरथराती लौ, सब जैसे किसी तूफान से पहले की चेतावनी दे रहे थे। आरिफ जान चुका था कि नसीर अब बहुत करीब है, और मेहरूनिसा ने ठान लिया था
कि अब वो फिर किसी संदूक में बंद होकर नहीं बचेगी। अब वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें झोंपड़ी की दीवारों पर चूम रही थीं, आरिफ ने अपनी पुरानी नाव से कुछ कपड़े और सामान बांधना शुरू किया। हम कल सुबह निकलेंगे। बस्ती पार करते ही एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली है। वहां से सल्तनत की सरहद बस 3 रोज की दूरी पर है। मेहरूनिसा ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने खुद को अब कमजोर लड़की की तरह नहीं, एक शहजादी की तरह संवार लिया था, शायद उस यात्रा के लिए जो उसे उसके हक और हिसाब तक पहुंचाने वाली थी। रात का पीछा, मगर वो रात इतनी खामोश नहीं थी। जब सारी बस्ती नींद में थी, झोंपड़ी के पीछे की झाड़ियों में 2 काले साए सरक रहे थे। यही है वो घर, एक सिपाही फुसफुसाया। दूसरा बोला, औरत को पहचानना आसान नहीं होगा, मगर लड़का अकेला मिले तो वहीं निपटा देंगे। उनकी चाल में गद्दारी थी, जैसे उनके कदमों ने पहले भी बेगुनाहों की गर्दन कुचली। हाँ, सुबह से ठीक पहले की वो घड़ी जब आसमान नीला होने ही वाला था। आरिफ पानी भरने बाहर निकला तो उसने उन दोनों को झोंपड़ी के पास झुकते देखा। कौन हो तुम लोग? उसकी आवाज गूंजी। सिपाही चौंके। उनमें से एक ने तलवार निकाली और गरज कर कहा, तुम्हारी मौत। मगर आरिफ कोई मामूली मछुआरा नहीं था। वो अब मेहरूनिसा का रक्षक बन चुका था। उसने पास रखी बांस की तेज भाला उठाई और सामने आ गया। कुछ ही पल में दोनों में जोरदार झड़प हो गई। झोंपड़ी की दीवारों पर लड़ाई की आवाजें गूंज उठीं। मेहरूनिसा बाहर दौड़ी। सिपाही अब दब गए थे, मगर इससे पहले कि दोनों पूरी तरह हारते, पीछे से एक सवार आया, तेज घोड़े पर, चमकती तलवार लिए। बस हट जाओ। ये नसीर था। आरिफ और उसकी आंखें मिलीं। नसीर की नजरों में पहली बार हैरानी थी। तो ये है वो जिसके लिए शहजादी भाग गई? मेहरूनिसा आगे बढ़ी। हाँ नसीर, यही है वो जिसने मुझे कैद नहीं किया, मुझे आजाद किया है। नसीर ने घोड़े से उतरकर गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मेहरूनिसा, तुम तो बच निकल गई, मगर याद रखो, सल्तनत के दरबार में मैं अब सिर्फ इश्क का नहीं, इंतकाम का ऐलान करूंगा। और अगली बार हम तुम्हें लेकर नहीं, तुम्हारा जनाजा लेकर लौटेंगे। वो पलटा और सवार होकर चला गया। आरिफ ने देखा, मेहरूनिसा कांप नहीं रही थी। उसकी आंखों में खौफ नहीं, आग थी। अब हम नहीं रुकेंगे, उसने कहा। अब हम सल्तनत तक जाएंगे और सच को उसकी गद्दी पर वापस बिठाएंगे। आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, चलो मेहरूनिसा, अब ये सफर सिर्फ मोहब्बत का नहीं, इंसाफ का सफर है। तो हम गांव पीछे छूट चुका था। मेहरूनिसा और आरिफ अब एक कच्चे रास्ते पर थे, जो समंदर से बहुत दूर एक पहाड़ी दर्रे की तरफ जाता था। उनके पास बस 2 थैले थे, एक में रोटी और एक में यादें। अब्बा सलीम ने उन्हें आखिरी दुआ देकर रवाना किया था, जा बेटा, हिफाजत से लौटना और हक को झुकने मत देना। रात होते ही वो दोनों एक उजड़ी हुई पुरानी हवेली में पहुंचे, जहां कभी किसी जागीरदार का डेरा हुआ करता था। छत टूटी हुई थी, दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थीं, मगर वहां की ठंडी जमीन पर उन्हें आज सबसे ज्यादा सुकून मिला। आरिफ ने अलाव जलाया और मेहरूनिसा के लिए सूखा कपड़ा निकाला। कभी सोचा था, वो बोली, कि एक शहजादी रातें इस तरह पत्थरों के बीच गुजारेगी? आरिफ ने हंसकर कहा, नहीं, मगर मैंने जरूर सोचा था कि मेरी मोहब्बत एक दिन तख्त छोड़कर मेरे पास आएगी। मेहरूनिसा ने उसकी तरफ देखा। आंखें भर आईं, मगर लबों पर मुस्कान थी। अगले दिन दोपहर को वो एक संकरी घाटी से गुजर रहे थे, जहां चट्टानों की ओट से 4 नकाब पोश बाहर निकले, डाकू जैसे, मगर चाल में किसी के इशारे की बू थी। तुम ही हो आरिफ और मेहरूनिसा? उनमें से एक ने पूछा। आरिफ ने मेहरूनिसा को पीछे किया। तुम कौन हो? हम वो हैं जिन्हें झरगाम ने भेजा है, तुम दोनों को सल्तनत पहुंचने से पहले ही खामोश करने के लिए। मेहरूनिसा ने कमर से आरिफ की दी हुई छोटी तलवार निकाली और बोली, हम अब पीछे नहीं हटेंगे, चाहे तलवार चले या तकदीर। तंग घाटी में जोरदार टक्कर हुई। आरिफ की चाल तेज थी, मगर डाकू भारी थे। मेहरूनिसा ने पीछे से एक हमलावर की टांग में वार किया। दूसरे का ध्यान बंटा और आरिफ ने उसे गिरा दिया। 2 घायल भाग निकले और 2 वहीं बेसुध गिरे पड़े थे। सांसें तेज थीं, मगर नजरें साफ। ये जीत थी। अब हर कदम है इम्तिहान।
रात को अलाव के पास मेहरूनिसा ने एक नकाब पोश का चिट्ठी पट्टा देखा। उस पर लिखा था, अगर शहजादी सल्तनत की सरहद में दाखिल हो गई तो उसे कत्ल कर देना जरूरी है। जरगाम उसके हाथ कांपे। आरिफ ने वो पुर्जा हाथ से लेकर कहा, अब साफ है, तुम्हारा दुश्मन सिर्फ तुम्हारा इश्क नहीं चाहता मिटाना, वो तुम्हारे नाम से डरता है। मेहरूनिसा ने उसकी तरफ देखा। तो क्या डरोगे? नहीं, अब डरते नहीं, बस लड़ते हैं। तीसरे दिन सुबह एक दरिया पार करते हुए उन्हें एक पुराना फकीर मिला जिसकी आंखें बुझती नहीं थीं। तुम मेहरूनिसा हो? उसने पूछा। दोनों चौंक गए। मैं तुम्हारे अब्बा के जमाने का फरमान बरदार था, मुझे मालूम था एक दिन तुम अपने हक के लिए लौटोगी। उसने उन्हें एक नक्शा दिया। ये तंग रास्ता सीधे सल्तनत के पुराने किले में पहुंचता है, जहां अब भी कुछ वफादार लोग मौजूद हैं। मेहरूनिसा की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। फकीर के दिए हुए नक्शे को हाथ में लेकर आरिफ और मेहरूनिसा अब एक तंग दर्रे से गुजर रहे थे, जिसके आगे सल्तनत ए नूरजहां की सरहद थी। इस दर्रे को लोग साया घाट कहते थे, क्योंकि यहां से गुजरने वाले अक्सर साए की तरह गुम हो जाते थे। मगर आज उस साए से दो लोग निकल रहे थे, एक शहजादी जो हक की लौ बन गई थी और एक मछुआरा जो अब एक मुहाफिज था। साया घाट पार करते ही उन्हें एक टूटा फूटा किला दिखा, जो किसी जमाने में मेहरूनिसा के वालिद सुल्तान सलीम की सरहद चौकी हुआ करती थी। वहां पहुंचते ही तीन बुजुर्ग सिपाही बाहर निकले। उनकी आंखों में हैरत और फिर आंसू भर आए। शहजादी मेहरूनिसा? हाँ, उसने आगे बढ़कर कहा, मैं वही हूं और अब अपना हक लेने आई हूं। उन बुजुर्गों ने झुककर सलाम किया और कहा, हम अब भी वफादार हैं। जिस तख्त ने हमें पहचान दी, हम आज भी उसके हक में तलवार उठाएंगे। उधर सल्तनत के महल में झरगाम और नसीर के बीच एक गुप्त बैठक चल रही थी। बाबा, नसीर बोला, अगर हमने मेहरूनिसा को तलवार से नहीं रोका तो लोग उसे हकदार समझने लगेंगे। झरगाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसलिए इस बार तलवार नहीं, उसके दिल को निशाना बनाओ। कैसे? उसे खबर पहुंचाओ कि आरिफ को हमारी फौज ने कैद कर लिया है। वो डर से लौट आएगी, और अगर नहीं तो अकेली रह जाएगी। नसीर की आंखें चमकीं। मेहरूनिसा को अगर तोड़ना है तो आरिफ की सांसें उसकी मोहब्बत से अलग करो। अगली सुबह किले के बाहर एक फकीर सा आदमी चिट्ठी लेकर आया। शहजादी को देना है, उसने कहा। चिट्ठी खोली गई। उस पर खून से लिखा था, तुम जिस पर भरोसा करती हो वो अब झरगाम के कैदखाने में है। अगर लौटना चाहो तो अकेली आओ। नसीर मेहरूनिसा कांप गई। ये झूठ है, आरिफ बोला। हो सकता है, मेहरूनिसा ने बुदबुदाया, मगर अगर तुम कहीं फंस गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। रात को वो चुपचाप उठी और जरीन लिबास पहन लिया, वही जो कभी शाही महलों में पहना करती थी। आरिफ को सोता समझकर उसने उसके पास एक छोटी सी पोटली रख दी, जिसमें उसका हार और एक खत था। मुझे माफ करना आरिफ, ये लड़ाई हमारी थी, मगर नसीर तुम्हें निशाना बना चुका है। अगर तुम मेरे लिए बचे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आने को तैयार हूं। मेहरूनिसा, वो अकेली निकल पड़ी, फरेब के रास्ते पर, दिल में यह यकीन लिए कि शायद मोहब्बत कोई चमत्कार कर दे। सुबह सूरज निकला और आरिफ ने पोटली देखी। पढ़ते ही उसका दिल चीर गया। नहीं, तुम फिर से अकेली नहीं जाओगी। मेहरूनिसा, मैं आ रहा हूं। उसने अपने पुराने कपड़े छोड़े, तलवार उठाई और दौड़ पड़ा उसी दरवाजे की तरफ जहां उसकी मोहब्बत कुर्बानी देने जा रही थी। सल्तनत ए नूरजहां के बाहरी किले में झरगाम और नसीर ने एक दरबार सजाया था, मगर यह दरबार इंसाफ का नहीं, फरेब का था। मेहरूनिसा शाही लिबास में, चेहरा ढंका, धीमे धीमे कदमों से उस किले के फाटक के भीतर दाखिल हुई जहां कभी उसका बचपन बीता था, और आज वो उसी जगह दोबारा आ रही थी, कुर्बानी बनने। नसीर ने दूर से ही उसे पहचान लिया था। वो आगे बढ़ा और ठहाका लगाकर बोला, तो आखिरकार मेरी मोहब्बत मेरी शर्तों पर लौट आई। आरिफ को छुड़ाना है ना, तो मेरे कदमों में सिर रख दो। मेहरूनिसा ने नकाब उठाया, चेहरा शांत मगर आंखें जलती हुईं। तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं थी नसीर, तुम्हें सिर्फ जीत की आदत है। और याद रखना, मैं आरिफ के लिए सिर झुका सकती हूं, मगर इज्जत नहीं छोड़ सकती।
झरगाम ने ऊंची आवाज में कहा, अब तुम यहां हो तो तुम्हारा इंसाफ भी यहीं होगा। तुम्हें सल्तनत की बेटी कहकर अब कोई नहीं पहचानेगा। अब तुम सिर्फ एक बागी हो जिसकी सजा मौत है। सैनिकों ने तलवारें तान दी, मगर तभी दरबार के बड़े फाटक से एक धमाका हुआ। धूल उड़ती है, सिपाही पीछे हटते हैं और आरिफ धड़कते सीने, नंगी तलवार और शेर जैसी आंखों के साथ भीतर दाखिल होता है। अगर किसी ने मेहरुनिसा की तरफ देखा भी तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। सब सन्न। नसीर की तलवार अब कांप रही थी। तू? उसने कहा, एक मछुआरा यहां तक पहुंच गया? आरिफ ने कहा, हां, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हारे तख्त से बड़ी है, और अगर तुमने सोचा कि मैं डर जाऊंगा तो तुमने मोहब्बत की ताकत कभी जानी ही नहीं। नसीर और आरिफ आमने सामने हुए। पहला वार नसीर का जमीन काटता है, दूसरा वार आरिफ का नसीर की तलवार छीन लेता है। तीसरे वार में आरिफ की तलवार नसीर की गर्दन पर ठहर जाती है। मार दो मुझे, नसीर चीखता है। आरिफ सांस भरकर कहता है, अगर तुम्हें मारना मेरी जीत होती तो मैं तुम्हारी तरह होता। वो तलवार नीचे फेंक देता है। मेहरुनिसा आगे बढ़ती है, अपनी मां की अंगूठी निकालकर ऊंचे हाथों में दिखाती है। देखो, ये वही निशान है जो सुल्तान सलीम ने मुझे दिया था। मैं मेहरुनिसा हूं, इस सल्तनत की हकदार। जो मुझे गलत कहेगा वो मेरे वालिद की तौहीन करेगा। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, कुछ पुराने दरबारी, कुछ सैनिक, और सबकी जबान से निकला, शहजादी जिंदाबाद, मेहरुनिसा जिंदाबाद। आरिफ की मोहब्बत को सलामी उसी भीड़ में से एक बुजुर्ग दरबारी सामने आया और झुककर बोला, आरिफ साहब, आपकी मोहब्बत ने हमें इंसाफ की ताकत दिखाई। हम चाहते हैं आप इस सल्तनत के साथी और साया बने। आरिफ ने मेहरुनिसा की तरफ देखा। वो मुस्कुराई और धीरे से हाथ बढ़ाया। उसने हाथ थाम लिया। अब बारी है उस आखिरी साजिश की जिसे झरगाम ने अपनी सबसे खतरनाक चाल के तौर पर छुपा कर रखा था। सल्तनत नूरजहां के पुराने महल में अब फजा बदल चुकी थी। शहजादी मेहरुनिसा ने तख्त अपने नाम कर लिया था और आरिफ अब बस एक मछुआरा नहीं, शाही सलाहकार और मेहरुनिसा का हमसफर बन चुका था। लेकिन झरगाम हार नहीं मान रहा था। एक गुप्त सुरंग में, जहां अंधेरा सांस लेता था, झरगाम अपने दो वफादारों के साथ बैठा था। उसने एक सुनहरा शीशी निकाली। ये जहर किसी तलवार से ज्यादा खतरनाक है, उसने कहा। किसे देंगे इसे? एक सिपाही ने पूछा। झरगाम की आंखों में नफरत चमकी। शादी के दिन, जब सारा जहां उन्हें बधाई देगा, मैं उन्हें मातम दूंगा। दरबार में अब चहल पहल थी। मेहरुनिसा और आरिफ की शादी का ऐलान हो चुका था। राजमहल को फूलों, दीपों और संगीत से सजा दिया गया। मेहरुनिसा ने रेशम की हल्की गुलाबी पोशाक पहन ली थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में बेपनाह सुकून। आरिफ शाही पोशाक में, मगर अब भी वही आंखों वाला, सच्चा, सीधा, वफादार। महफिल शुरू हुई। साजिंदे बजा रहे थे, लोग शहजादी के लिए दुआएं दे रहे थे। उसी वक्त एक सफेद दुपट्टे वाली बुजुर्ग औरत मिठाइयों की थाली लेकर मेहरुनिसा के पास आई। शहजादी, ये मिठाई पुराने वजीर झरगाम की तरफ से तोहफा है। उसने दुआ भेजी है कि आप दोनों की जिंदगी लंबी हो। मेहरुनिसा ठिठकी, मगर थाली लेने ही वाली थी कि आरिफ की आंखें और साजिश की पहचान। आरिफ की नजर अचानक उस बुजुर्ग औरत के हाथों पर पड़ी। हथेली पर वही चिन्ह था जो झरगाम के शाही सिपाहियों की तलवारों पर होता था। उसने झपटकर थाली जमीन पर दे मारी। थाली गिरते ही मिठाई का रंग बदलने लगा और धीमे धीमे काला पड़ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सिपाहियों ने फौरन उस औरत को पकड़ा और पूछताछ शुरू की। जल्द ही पूरा भांडा फूट गया। झरगाम ने शादी के दिन शहजादी को झड़ देकर मारने की साजिश रची थी। फौरन झरगाम को गिरफ्तार किया गया। मेहरुनिसा ने तख्त पर बैठकर हुक्म दिया, जिसने सल्तनत को बांटने की कोशिश की, उसे अब सलाखों में सड़ना होगा, ताकि हमारी आने वाली नस्लें याद रखें, इंसाफ जब जागता है तो गद्दारी कहीं नहीं छुप सकती। साजिश नाकाम रही। मेहरुनिसा और आरिफ ने उसी शाम दरबार में निकाह किया। काजी ने पूछा, क्या आप मेहरुनिसा बिनते सलीम को अपने निकाह में कबूल करते हैं? आरिफ की आवाज गूंजी, कबूल है, पूरी मोहब्बत, पूरी वफा और पूरी जिंदगी के साथ।
और फिर शहजादी से पूछा गया। उसकी आंखें नम थीं, मुस्कान बसी थी। कबूल है, इस मछुआरे के साथ जो मेरा सबसे बड़ा सहारा बन गया। शादी के बाद का अगला दिन महल की दीवारों पर सजे फूल अब भी महक रहे थे। दरबार में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में रोशनी की बात थी। मेहरुनिसा अब सिर्फ एक शहजादी नहीं, सल्तनत-ए-नूरजहां की वली अहद मलिका बन चुकी थी। और आरिफ अब वो मछुआरा नहीं जो समंदर से जाल फेंकता था, बल्कि वो जिसका दिल आज भी उतना ही साफ था और जिसने उस लड़की को थामा था जो संदूक से निकलकर सल्तनत की रानी बन गई। शाम के वक्त मेहरुनिसा और आरिफ महल के पिछवाड़े बने बाग में बैठे थे। आसमान पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। फिजा में रेशमी सी खामोशी थी। मेहरुनिसा ने कहा, आरिफ, अगर एक दिन सब कुछ छिन जाए, तख्त, नाम, पहचान, तब भी क्या तुम मेरे साथ रहोगे? आरिफ ने उसकी ओर देखा। मुझे तो आज भी याद है वो झोंपड़ी जहां तुम बेहोश थीं और मैं सिर्फ तुम्हारी सांसें देख रहा था। अगर कल सब कुछ चला भी गया तो भी तुम मेरी हो और यही मेरे लिए सल्तनत है। मेहरुनिसा की आंखें नम हो गईं। वो उसके सीने से लग गई और पहली बार उसने कहा, अब मैं डरती नहीं, क्योंकि अब तुम हो। दूसरे दिन महल के पुराने हिस्से की सफाई हो रही थी तो एक पुरानी संदूकची से एक खत निकला जो सुल्तान सलीम, मेहरुनिसा के वालिद ने अपनी बेटी के लिए लिखा था। उसमें लिखा था, मेहरुनिसा, अगर कभी ये सल्तनत तुम्हारे कदमों तक लौटे तो इसे तलवार से नहीं, मोहब्बत से संभालना। और अगर तुम्हें कोई ऐसा साथी मिले जो तुम्हें तुम्हारी पहचान से ज्यादा तुम्हारे दर्द में पहचाने तो समझ लेना वही तुम्हारा मुकद्दर है। मेहरुनिसा ने वो खत आरिफ को दिखाया। उसने उसे पढ़ा और फिर झुक कर कहा, तो मैं हूं तुम्हारा मुकद्दर। अब सल्तनत में नए कानून लागू हुए। वजीर बनने के लिए अब खानदान नहीं, ईमान और इल्म जरूरी था। औरतों को दरबार में अपनी बात रखने का हक मिला और गरीबों के लिए समंदर किनारे एक नया इलाका बसाया गया जिसका नाम था आरिफाबाद। मेहरुनिसा ने ऐलान किया, मेरी सल्तनत में हर मोहब्बत को इज्जत मिलेगी और हर गरीब को हिफाजत, क्योंकि ये तख्त तलवार से नहीं, दिलों से जीता गया है। आरिफ और मेहरुनिसा अधूरी नहीं रही। अब कोई बात एक रात मेहरुनिसा ने पूछा, अगर हम फिर एक संदूक में छुप जाएं और फिर एक झोंपड़ी में जागें तो क्या तुम दोबारा मुझे अपनाओगे? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, हर बार, हर जन्म में मैं वही मछुआरा बनूंगा और तुम्हें फिर से बचाऊंगा। वक्त गुजर गया। सल्तनत-ए-नूरजहां अब हरे भरे बागों, जिंदा बाजारों और खुशगवार फिजाओं का इलाका बन चुकी थी। हर गली में अब वो नाम लिया जाता था, शहजादी मेहरुनिसा और आरिफ। कभी ताज और तकदीर की लड़ाई अब बन गई थी तालीम और तमीज की रोशनी। समंदर के किनारे जहां कभी आरिफ की टूटी नाव लहरों से टकराती थी, अब एक नई बस्ती बस चुकी थी। आरिफाबाद, एक ऐसा शहर जहां गरीबों के लिए मुफ्त खाना, तालीम और इलाज की सुविधा थी। मेहरुनिसा हर महीने वहां जाती, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें देती और औरतों से कहती, तुम्हारे पास जो दिल है वो किसी तख्त से कम नहीं। और आरिफ वहीं किनारे बैठकर मछली पकड़ने वाले लड़कों को सिखाता, तुम्हारी हथेलियों में समंदर है, बस उसे पहचानना आना चाहिए। सालों बीत गए, बालों में चांदी उतर आई, मगर आंखों में मोहब्बत वहीं रही। अब वो दोनों एक छोटे से महल में रहते थे, शाही नहीं, बल्कि वैसा घर जो उनकी मोहब्बत की निशानी था। दीवारों पर संदूक की पेंटिंग, एक झोंपड़ी की झलक और बीच में एक छोटी नाव। रात को वो अक्सर छत पर बैठते, आरिफ तारों को देखकर कहता, हर तारा मुझे उस दिन की याद दिलाता है जब तुम मेरे जाल में आई थीं। मेहरुनिसा हंसती और कहती, और आज भी मैं तुम्हारे दिल के जाल में हूं और कभी बाहर नहीं निकलना चाहती। एक रोज जब हवा कुछ ठंडी थी और पेड़ धीरे धीरे झूम रहे थे, आरिफ ने मेहरुनिसा को एक पुराना खत दिया। क्या है इसमें? उसने पूछा। वो जो मैं उस दिन नहीं कह सका, जब तुम पहली बार मेरी झोंपड़ी में आंखें खोलकर बैठी थीं। मेहरुनिसा ने पढ़ा, मेहरुनिसा, अगर तू शहजादी है तो मेरा दिल वो सल्तनत है जो तुझ पर कुर्बान। अगर तू बेहोश है तो मैं जिंदगी बनकर तुझ में धड़कना चाहता हूं। और अगर तू कभी चली भी गई
तो मैं समंदर को रोज एक खत दूंगा कि उसने मुझे वो लम्हा दिया जो जिंदगी से भी लंबा था। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, मगर होंठ मुस्कुरा रहे थे। एक रात दोनों साथ बैठे हुए थे। आरिफ ने मेहरुनिसा का हाथ थामा और कहा, अगर अगले जन्म में भी तुम किसी संदूक में कैद हो तो मैं फिर मछुआरा बनूंगा और तुम्हें फिर से ढूंढ लाऊंगा। मेहरुनिसा ने आंखें मूंद लीं और धीमे से कहा, मैं इंतजार करूंगी, हर बार, हर जन्म में। चांदनी रात थी, हवा में खामोशी थी, और उस रात समंदर की लहरें कुछ ज्यादा धीमे धीमे किनारे से टकरा रही थीं, जैसे कह रही हों, इश्क जिंदा है। इस कहानी को लोग अब संदूक और मछुआरे की मोहब्बत के नाम से जानते हैं। वो बताते हैं कैसे एक शहजादी ने तख्त से भागकर मोहब्बत को चुना और कैसे एक मछुआरे ने समंदर से उठकर सल्तनत को इंसाफ देना सिखाया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपने ये कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल Conine786 जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।